और अब देश और विदेश की वो तमाम खबरें मास्टर स्ट्रोक में बिल्कुल नए अंदाज में हम आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन आज शुरुआत उस खबर से करेंगे जो पिछले 50 घंटे से देश की सुर्खियों में है। दिल्ली में हॉरर किलिंग का शिकार अंजलि का अंतिम संस्कार हो गया है, लेकिन इस केस में अंजलि की दोस्त निधि ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कुछ देर पहले यही वो फ्रेम थी जो देश के सामने आई और सबको चौंका दिया। ये ऐसे खुलासे हैं जिसने हिट एंड रन वाले केस में अभी तक के सारे दावों पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। अंजलि की दोस्त ने मीडिया को सिलसिलेवार तरीके से हादसे वाली रात की कहानी बयां की। आपको ये बता दूं मैं कि निधि वही लड़की है जो हादसे के दौरान स्कूटी पर अंजलि के साथ बैठी हुई थी, यानी अंजलि की दोस्त। और इस तरह दिल्ली की बेटी हमेशा के लिए विदा हो गई। भारी सिक्योरिटी और संगीनों के साए में उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, उसी दौरान इस पूरे मामले में नए और शॉकिंग खुलासे सामने आ रहे थे। आज दिल्ली पुलिस ने अंजलि की दोस्त से पूछताछ की और उसके बयान दर्ज करवाए। इसके बाद मीडिया के सामने अपनी बात रखी। लड़की ने बताया कि अंजलि और वो होटल से आ रहे थे। दोनों पार्टी करके लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से गाड़ी आई और आमने सामने की टक्कर हो गई। निधि के मुताबिक इस टक्कर के बाद वो दूसरी तरफ गिर गई, जबकि अंजलि कार के सामने आ गई और उसके शरीर का हिस्सा गाड़ी के नीचे फंस गया। अभी तक पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने ये बताया कि वो नशे में धुत थे, शराब पी रहे थे। गाड़ी में लाउड म्यूजिक बज रहा था, इसीलिए उन्हें लड़की के गाड़ी के नीचे आने की बात पता नहीं चली। लेकिन निधि ने लड़कों के इन दावों को झूठा करार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निधि ने बताया, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त चारों तरफ शांति थी। हादसे के दौरान गाड़ी में कोई भी म्यूजिक नहीं बज रहा था। फिर हम वहाँ से जा रहे थे, आगे से गाड़ी आ रही थी, प्लानो है तो गाड़ी हम लड़की आगे गिरी, मैं साइड में गिर गई। फिर टक्कर हो गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। हाँ, लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है। लड़कों ने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया। उनको पता था, लड़की नीचे से चिल्ला रही थी। आपको याद होगा, इस मामले में सबसे पहले पुलिस ने बताया था कि ये एक्सीडेंट का केस है। बाद में स्पेशल सीपी ने कहा कि लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। पुलिस आई और बयान देकर चली गई, लेकिन 31 और 1 जनवरी की दरमियानी रात कंझावला में जो कुछ हुआ, उस पर निधि का एक एक खुलासा रोंगटे खड़े करने वाला था। 2 बार आगे लेके गई, 2 बार पीछे लेके, फिर आगे लेके, फिर स्पीड में उसे खींचती हुई अपनी उसके नीचे उसके कुछ अटक गया था। वो किसी चीज में अटक गई थी नीचे गाड़ी से। अटकने के बाद वो आगे गई, पीछे गई, आगे गई, फिर उसे गाड़ी बिल्कुल आगे घसीट के ले गई। फिर उसे घसीटते घसीटते वो छुट्टी नहीं होगी, उसे घसीटते घसीटते बिल्कुल आगे ले गई। अच्छा निधि, इसी दौरान उसकी मौत हो गई। अब सवाल है कि अगर किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो तो फिर उसके साथ वाला दोस्त क्या करता है? आखिर क्यों निधि ने मदद नहीं मांगी? क्यों पुलिस को फोन नहीं किया? क्यों इस बारे में आसपास के लोगों को जानकारी नहीं दी? तो इस पर भी निधि ने सफाई दी है। निधि का कहना है कि हादसे की तस्वीरें देखकर वो बहुत डर गई थी। जिस तरह अंजलि को घसीटा जा रहा था, ये तस्वीरें देखकर वो सहम गई। इसी डर की वजह से उसने इस दरिंदगी को लेकर किसी से कुछ भी शेयर नहीं किया। निधि ने बताया कि घर जाकर उसने इस एक्सीडेंट के बारे में अपने परिवार वालों से बात की थी। नहीं, वो हमने बात नहीं करी थी, वो हमारा पीछा कर रहे थे। वो पीछा कर रहे थे? कौन? वो बलिनो वाले पीछा कर रहे थे आपका? नहीं, वो प्लानो वाले नहीं कर रहे थे। वो जो वो के बाहर खड़े थे, वो हमसे बात कर रहे थे। ऐसे हमारी लड़ाई नहीं हो रही थी, वो हमारी ऐसे चाबी पे बहस हो रही थी। वो कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी, मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी। कमरे में भी दोनों की लड़ाई हुई आप लोगों की? नहीं, वो एक आ जाओ। आखिर में निधि ने एक और बड़ी बात बताई। उसने कहा कि अगर इंसानियत के नाते कार में सवार लोग अंजलि को एक बार देख लेते, एक बार गाड़ी रोककर उसे निकालने की कोशिश करते, तो वो आज जिंदा होती। लेकिन किसी ने पलटकर देखा तक नहीं। और अभी तक सिर्फ अंजलि की सीसीटीवी की तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन आज इस केस में पहली बार अंजलि की दोस्त के बारे में जानकारी सामने आई। उसकी तस्वीरें सर्कुलेट हुई और आज वो पहली बार कैमरे के सामने आई, अपनी बातें रखी। लेकिन सवाल अभी भी बहुत सारे कायम हैं। मैं इन्हें दोहराना चाहती हूँ। और जब दोस्त का एक्सीडेंट हो जाए तो फिर उसे मरने के लिए कैसे छोड़ा जा सकता है? वो चीख रही हो,
आप अपनी दोस्त को कैसे छोड़ सकते हैं? न जाने आपको कितना भी डर क्यों ना लग रहा हो, आप कैसे उसे छोड़कर घर चले जाओ। अगर ज्यादा चोट नहीं लगी थी तो बात समझ में आती, लेकिन वो अगर गाड़ी में फंस गई है, वो चीखें मार रही है, तो आसपास के लोगों की मदद क्यों नहीं ली गई? इन सब के बीच आज अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है, लेकिन सवालों के जवाब अब भी नहीं मिले। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के मेडिकल बोर्ड ने अंजलि का पोस्टमार्टम किया था। जो एक्सीडेंटल इंजरी जो है उसके कारण उसकी मौत हुई है। रेप जैसा सस्पेक्ट उसमें कम से कम ऐसा कुछ भी नहीं आया है। सेक्सुअल असॉल्ट मुझे नहीं लग रहा है इस केस में। अब जो ये 302 धारा पे जो मर्डर का केस है वही हम लोग इसको पुलिस टक्कर से मौत हुई है या फिर घसीटे जाने से? सर घसीटे जाने से मौत हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं है। इसका मतलब ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं की गई। रिपोर्ट ये भी कहती है कि मौत घसीटे जाने से हुई। मौत की वजह चोटों के बाद शॉक और हैमरेज बताया गया। घिसटने की वजह से अंजलि के सिर, रीढ़ की हड्डी पर गहरी चोट के निशान हैं। इसी तरह बाएं पैर की हड्डी और दोनों घुटने टूट गए। रिपोर्ट कहती है कि अंजलि को ये चोटें गाड़ी से हुए हादसे और फिर उसके बाद घसीटे जाने से लगी। पुलिस और मेडिकल बोर्ड की तरफ से सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स परिवार से शेयर की गई। परिवार के सदस्यों को रिपोर्ट दिखाई गई ताकि अगर कोई सवाल है तो उनका जवाब दिया जा सके। 3 सदस्यों वाली टीम ने जीन्स और स्वैब को सुरक्षित रख लिया है ताकि आगे दूसरी जांच में काम आ सके। हालांकि परिवार का कहना है कि जो कुछ हुआ उसमें पुलिस की भूमिका पर कई तरह के सवाल हैं। मसलन पुलिस ने इस मामले को शुरुआत में ही एक्सीडेंट क्यों बता दिया, पूरी पड़ताल क्यों नहीं की गई। लेकिन सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद अंजलि के परिवार को शव सौंप दिया गया। परिवार ने आज ही शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कंजावला कांड में पुलिस की पूरी थ्योरी, सारी अटकलें, सारे अनुमान एक एक कर सवालों के कटघरे में हैं। कंजावला कांड में मारी गई अंजलि की दोस्त की सनसनीखेज एंट्री ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। अंजलि ने डिटेल में सारी बातें बताई हैं। अंजलि की ये दोस्त निधि, माफ कीजिएगा, निधि ने डिटेल में ये सारी जानकारी दी है। अंजलि की ये दोस्त है निधि, हादसे के वक्त उसी की स्कूटी पर सवार थी। और इस बात को कंफर्म करता है ये वीडियो उस वक्त का है जब कंझावला कांड में मौत का शिकार होने से कुछ देर पहले अंजलि होटल से निकली थी। रात 1:16 के इस वीडियो में उसकी दोस्त निधि भी नजर आ रही है। होटल के बाहर निकलने के बाद दोनों में किसी बात पर कहासुनी और धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन बाद में दोनों एक ही स्कूटी पर बैठकर वहां से निकल गए। इसके बाद से हादसे के वक्त तक निधि अंजलि के साथ थी। पुलिस का दावा है अंजलि की स्कूटी को जिस वक्त कान ने टक्कर मारी थी उस वक्त निधि उसके साथ थी। हादसे में निधि को भी चोट आई और वो घर चली गई। इस पूरे हादसे में अंजलि का पैर गाड़ी की एक्सल में फंस गया और सड़क पर घिसटने से उसकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जब वो अंजलि का रूट ट्रेस कर रही थी तब सीसीटीवी फुटेज खंगालते वक्त उसे अंजलि के साथ स्कूटी पर उसकी दोस्त के होने का पता चला। कंझावला कांड के सारे किरदारों को देखें तो अंजलि की दोस्त निधि इस मामले में सबसे अहम गवाह है, लेकिन 2 दिनों की उसकी चुप्पी उसे सवालों के दायरों में खड़ा कर रही है। हालांकि कंझावला कांड की जांच अब जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उससे लग रहा है कि दिल्ली पुलिस की लापरवाही की पोल पट्टी खोलने वाले केस का सच जल्दी ही सामने आ सकता है। 31 की रात को ये पूरा का पूरा मामला होता है। एक हर टीवी चैनल, खासकर आपका एबीपी न्यूज इस पर बात करता है। 2 तारीख बीत जाती है, 3 पर हम खड़े हैं और आज आती है अंजलि की दोस्त निधि। पुलिस चाहे जो कहे, कंझावला केस में इस वक्त अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जो केस को उलझा रहे हैं। सबसे अहम सवाल है एक्सीडेंट की टाइमिंग को लेकर। 31 दिसंबर की रात करीब 1:30 बजे तक विक्टिम जो है अंजलि, वो रोहिणी के होटल में मौजूद रहती है। उस रात होटल में होता क्या है, इस कहानी में ऐसी जानकारियां हैं कि वो हैरान कर रही है, उल्टे और सवाल खड़े कर रही है। अब ये खबर। कंझावला केस में नया और बेहद सनसनीखेज ट्विस्ट आया है। 31 दिसंबर की रात विक्टिम अंजलि रोहिणी के ओयो होटल में थी। अंजलि के साथ उस रात होटल में निधि नाम की लड़की भी मौजूद थी। दोनों लड़कियां होटल में पार्टी करने पहुंची थीं, लेकिन दोनों के दरमियान होटल के रूम नंबर 104 में जो कुछ हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। आपस में लड़कियां एक दूसरे को चिल्लम चिल्ली कर रही थी, कुछ नहीं है। तो लड़की यहीं पे जो जिसकी डेथ हुई वो यहीं काउंटर पे थी। दूसरी लड़की आई है, फिर उसके लड़ती हुई नीचे चली गई, फिर स्कूटी से वो चली गई हैं। नीचे काफ़ी देर उनकी बहस हुई है। किसी आस पड़ोस में पता चला, आस पड़ोस वालों ने रोकने की कोशिश किया तो उनको भी गाली निकाली उन्होंने यहीं पे लिया तुम्हारे फर्स्ट फ्लोर पे।
अंजलि और निधि के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ा तो होटल के मैनेजर को बीच बचाव करना पड़ा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अंजलि और निधि के झगड़े की वजह से होटल में मौजूद दूसरे गेस्ट भी परेशान हो रहे थे। दोनों की लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि होटल के मैनेजर ने दोनों लड़कियों को होटल से बाहर जाने तक के लिए कह दिया। नशे में थी, लड़ाई कर रही थी, वो नशे में थी। जो हमने आसपास के कस्टमर ने भी उनको रोका है कि चिल्ला चिल्ली हो रही है। फिर उनकी कुछ बहस हो रही थी तो हमारे जो मैनेजर थे नाइट वाले, उन्होंने उनको हटा दिया कि भाई लड़ो मत। हाँ, अंदर लड़ रहे थे तो कमरे में से उन्होंने मना किया कि चिल्लाओ मत। रोहिणी के ओयो होटल के कर्मचारियों ने और भी चौंकाने वाले दावा किए। दावा किया गया कि अंजलि और निधि के साथ 2-3 लड़के भी थे। हंगामा बढ़ा तो रात करीब 1:15 पर दोनों लड़कियों को होटल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लड़के आए थे पर वो लड़कियों के साथ यहीं पे बाहर ही मिले थे बालकनी में, और बाहर से बाहर चले गए थे वो लड़के। यही कोई 12 रूम में आए थे, पर रूम के बाहर से वो आपस में कुछ लड़ाई हुई थी उनकी, और वो दोनों लड़कियां लड़ रही थी। लड़कियां नीचे लड़ती चली गई। होटल में अंजलि और निधि के अलावा वो लड़के कौन थे जो होटल में पार्टी करने आए थे? आखिर उनसे दोनों लड़कियों का क्या ताल्लुक था? आखिर उस रात होटल में और क्या कुछ हुआ? और इसकी कहानी और भी चौंकाने वाली है। उन्होंने भी रूम ले रखा था अलग से, ठीक है, तो आपस में बातचीत जो भी हुई है उनके वहीं पे कमरे में हुई होगी। बस 5-7 मिनट ही वो लड़के रुके होंगे कमरे में, फिर वो चले गए थे। क्योंकि पहले भी आए हैं तो मैनेजर ने मना कर दिया, चलाओ मत, पार्टी वार्टी है, तो चले गए। 31 दिसंबर की रात करीब 1:25 पर अंजलि निधि के साथ होटल से बाहर की तरफ बढ़ी। सड़क पर जो कुछ हुआ वो और चौंकाने वाला है। कंझवाल कांड की जांच में दिल्ली पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज तो बहुत खंगाल रही है, यानी डिजिटल एविडेंस, उससे जांच का दायरा बढ़ा रही है। अभी तक उसके पास आरोपियों के बयान हैं, उनका कबूलनामा है और कुछ सीसीटीवी फुटेज है जिनमें कार से लेकर स्कूटी अंजलि और निधि दिखाई दे रही है। लेकिन अहम सवाल क्या है, क्या वाकई अंजलि का एक्सीडेंट हुआ या फिर ये कोई साजिश थी? कोई भी डिजिटल एविडेंस इस पर्दे से सच्चाई को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। कंझावला कांड की टाइमिंग ऐसे ही पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े नहीं कर रही, ऐसे ही हादसे में हत्या की बू नहीं आ रही। होटल ओयो से रात करीब 1:31 पर अंजलि निधि के साथ बाहर निकली। दूसरा सीसीटीवी फुटेज रात 2:04 का है, जिसमें पहले अंजलि की स्कूटी दिखती है, फिर वही बुलेनो कार रोड क्रॉस करती दिखती है जिससे एक्सीडेंट हुआ। तीसरा सीसीटीवी फुटेज पुलिस की थ्योरी की और धज्जियां उड़ाने वाला है। ओयो होटल से बाहर निकलने के बाद सड़क पर दोनों लड़कियां नजर आती हैं। वक्त है रात के 2:24 का। ये पास की ही एक दुकान है जहां पर एक्सीडेंट हुआ, उसके ठीक पास दुकान है। और देखिए सामने से अभी आपको दिखाई पड़ेगा, ये देखिए सामने से स्कूटी आती दिख रही है। बढ़ाइएगा इसको, बढ़ाइएगा, चलने दीजिए। ये देखिए स्लो मोशन में स्कूटी देख सकते हैं, यहाँ पर स्कूटी आती दिख रही है सामने से। और यहाँ पर देखिए 2 लड़कियां बैठी हुई हैं। और ये टाइम क्या है? 2:24 का। 2:24 का सर, 2:24 का। करीब 2:24 पर अंजलि और निधि दोनों एक साथ दिखी, जबकि पुलिस ने रात 2:04 पर एक्सीडेंट होने का दावा किया। एबीपी न्यूज की पड़ताल में पुलिस की इस थ्योरी पर सवाल उठे। एबीपी न्यूज के हाथ वो सीसीटीवी फुटेज लगा जो पुलिस के पास भी नहीं है। रात 2:24 पर दोनों लड़कियां स्कूटी पर सवार होकर निकल जाती हैं। उसके करीब 1 घंटे बाद यानी 3:25 पर पुलिस उसी जगह पहुंचती है। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस वैन दिखती है। ठीक 8 मिनट बाद यानी रात 3:33 पर 2 पुलिस वाले कैमरे को घूरते नजर आते हैं। यहाँ पर पुलिस के 2 जवान आते हुए दिख रहे हैं और ये जवान अभी सीसीटीवी की ओर देखेंगे। ये देखिए कैमरे की ओर देख रहे हैं, अब ये मुड़ करके कैमरे की ओर देख रहे हैं। ये इन्होंने कैमरा देखा और ये वापस आगे तक जाके वापस रिटर्न आते हैं। और जब ये जा करके देखते हैं कि देखिए ये हाथ उठा के देख रहे हैं ना ऊपर, तो ये कैमरा देख रहे हैं, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है हमारा। यहीं पर 2:24 2:24 2:24 पे स्कूटी दिखाई पड़ी है। हाँ, स्कूटी दिखाई दी है। 2 लड़कियां बैठी। ये स्टील की शॉप है, ये बंद थी। ये कृष्ण विहार में ही है। ये जगह एक्सीडेंट के स्पॉट से महज 50 मीटर के फासले पर है। पुलिस के दोनों जवान यहाँ रुकते हैं। स्कूटी इसी स्पॉट से 100 मीटर के फासले पर मिली थी। सीसीटीवी फुटेज में जो कार दिखी उसके मालिक को भी एबीपी न्यूज ने ढूंढ निकाला। तो क्या कोई और चौंकाने वाली थ्योरी हमें पता चली? जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रही है वही लोकेशन आपको समझ में आएगी। देखिए ऐसी ये तार दिखाई पड़ेंगे, ये तारों के जंगल है, यहाँ पर वाईफाई के तार हैं। और उस जो फुटेज है ऐसी दीवार पे पोस्टर दिखाई पड़ रहे हैं और साथ में उसमें कार दिखाई पड़ रही है, कार का नंबर भी। और कार के जो मालिक हैं
वो हमारे साथ हैं। देख, आप ही की कार इस फुटेज में दिख रही है। यहीं से ये सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी यहीं लगा हुआ है। हाँ वो लगा हुआ, गाड़ी यहीं खड़ी करते हैं। हाँ यहीं। ये जो बलेनो गाड़ी है ये डिपर मारती हुई दिखाई कुछ देर पहले। सर 12 डिपर मारते हो उधर पार्क के पास दिखाई गई है। यहाँ से कितना? यहाँ से 50-60 मीटर की दूरी पे। यहाँ के लोग तस्दीक भी कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज में भी है कि गाड़ी इसके पीछे भी दिखी है, गाड़ी यहाँ भी दिखी है और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर आरोपी मनोज मित्तल की राशन की दुकान भी है। चारों सीसीटीवी फुटेज की टाइमिंग एक्सीडेंट की थियरी पर सवाल खड़े करती हैं। अंजलि और निधि रात 1:30 बजे होटल से निकले, 2:24 पर स्कूटी दिखी, 3:33 पर पुलिस वाले दिखे, लेकिन पुलिस ने एक्सीडेंट की टाइमिंग रात 2:04 बताई। अगर दोनों लड़कियां रात 2:24 पर स्कूटी पर साथ दिखी तो फिर एक्सीडेंट कब हुआ? क्या ये वाकई एक्सीडेंट था या फिर सोची समझी साजिश के तहत हत्याकांड को अंजाम दिया गया? इन तमाम सवालों पर दिल्ली पुलिस अब तक मौन है। तो देखा आपने, सवाल सीसीटीवी वीडियो की टाइमलाइन को लेकर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इस केस में अभी तक सिर्फ सिलेक्टिव सीसीटीवी ही क्यों सामने आ रहे हैं? पुलिस का दावा है कि उसने 400 सीसीटीवी खंगाले हैं, तो फिर अभी तक सिर्फ टुकड़ों टुकड़ों में तस्वीर और वीडियोस क्यों सामने आ रहे हैं? आखिर अभी तक एक्सीडेंट वाला वीडियो सामने क्यों नहीं आया है? क्या पुलिस के पास टक्कर वाला वीडियो है कि नहीं है? और वो वीडियो है उस हादसे का, नशे में धुत आरोपियों की कार और कंझावला कांड में मारी गई अंजलि की स्कूटी की टक्कर का, जिसे पुलिस अब तक तलाश नहीं पाई है। कंझावला कांड में पुलिस की जांच अब तक सीसीटीवी कैमरों से बाहर आ रहे वीडियो के भरोसे है। इन्हीं वीडियोस के दम पर वो कंझावला कांड को एक्सीडेंट बता रही है और इन्हीं सीसीटीवी कैमरों के वीडियो के आधार पर लोग पुलिस की थियरी पर सवाल खड़े करते रहे हैं। इन्हीं तमाम वीडियो में से एक वीडियो था जिसके बारे में दावा किया गया कि ये कंझावला में मौत का शिकार हुई अंजलि का वीडियो है। इसमें वो स्कूटी पर अकेली दिखाई दे रही है। इसके बाद 1 जनवरी का एक वीडियो आया। रात 1:16 के इस वीडियो में अंजलि होटल के बाहर अपनी दोस्त के साथ दिखाई दी। होटल के बाहर निकलने के बाद दोनों में कहासुनी और धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन बाद में दोनों एक ही स्कूटी पर वहां से निकल गयी। दावा किया जा रहा है कि इसके बाद से हादसे के वक्त तक निधि और अंजलि एक साथ थीं। पुलिस की आगे बढ़ती जांच के बीच उसी रात का एक अगला वीडियो भी सामने आया। रात 2 बजे के इस वीडियो में आरोपियों की कार नजर आई, जिसका डिपर बार बार ऑन हो रहा था। कुछ लोगों ने दावा किया कि शायद उनके साथ कुछ और लोग भी थे जिन्हें वो डिपर के जरिए इशारे कर रहे थे। इसके बाद उसी रात का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में रात 2:04 के आसपास दोस्त के साथ स्कूटी पर सवार अंजलि नजर आई और पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसी वीडियो में 2:05 के आसपास आरोपियों की कार भी दिख गई। पुलिस सूत्रों का दावा है कि ये कार अंजलि को टक्कर मारकर निकली थी और अंजलि इसी कार के नीचे फंसी थी। इसके बाद उसी रात का 3:28 का सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया, जिसमें कार के साथ घिसटते अंजलि के शरीर का हिस्सा दिखने का दावा किया गया। ये सारे वीडियो सामने आ चुके हैं, लेकिन जिस दिल्ली पुलिस की बराबरी स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस से की जाती है, वो गाड़ियों की टक्कर वाला वीडियो सामने क्यों नहीं ला पाई, ये बड़ा सवाल है। कोई और चीज क्लियर हो ना हो, लेकिन यह बात साफ है कि दिल्ली के कंझावला कांड में पुलिस का कामकाज और उसका तरीका बिल्कुल शुरू से ही सवालों के घेरे में रहा है। पुलिस पर पहले ही दिन से लापरवाही के आरोप लगे हैं। सवाल यह है कि क्या दिल्ली पुलिस कंझावला कांड का सच छिपाने की कोशिश कर रही है या किसी को बचा रही है? पुलिस सवालों से बच क्यों रही है? ये सवाल उठा है दिल्ली पुलिस की 90 सेकंड वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। दिल्ली के कंझावला कांड पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा ने, जिसमें उन्होंने बताया कि घटना के वक्त स्कूटी पर सिर्फ अंजलि नहीं, उसकी दोस्त भी सवार थी। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है। उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। अब बारी थी पत्रकारों की, जो पुलिस से कुछ सवालों के जवाब जानना चाहते थे, लेकिन वो आवाज लगाते रह गए और स्पेशल सीपी साहब सारे सवालों को अनसुना कर वहाँ से निकल लिए।
ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या दिल्ली पुलिस पत्रकारों के सवालों का सामना करने से बचने की कोशिश कर रही है? क्या दिल्ली पुलिस कंझावला कांड से जुड़ा कोई सच छिपाने की कोशिश कर रही है? कंझावला कांड में मारी गई अंजलि की दोस्त का पता लगाकर पुलिस अपनी पीठ ठोकने की कोशिश जरूर कर रही हो, लेकिन अब भी ऐसे कई सवाल हैं जो पूरी तरह अनसुलझे हैं और पुलिस की थ्योरी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, पुलिस अंजलि की मौत का हादसा या मौत को हादसा मानकर जांच भले ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सवाल आरोपियों के बयान और उनके करतूत को लेकर भी है। अगर किसी की कार से एक्सीडेंट हो जाए खुदा न खास्ता, तो फिर वो कार को लेकर अगले 2 घंटे तक सड़क पर क्यों घूमेगा? क्या पुलिस इस एंगल से भी तफ्तीश कर रही है? क्योंकि अगर मान भी लिया जाए कि अंजलि की मौत एक्सीडेंट का नतीजा है, तो सवाल ये है कि ये एक्सीडेंट कितने बजे हुआ? सीसीटीवी कैमरों से मिले एक वीडियो में दोस्त के साथ स्कूटी पर सवार अंजलि नजर आती है। कैमरे की घड़ी के मुताबिक उस समय रात के 2:04:40 के आसपास का वक्त हो रहा था और इसी वीडियो में 2:05:22 के आसपास एक कार नजर आती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये हादसे के बाद भागते आरोपियों की कार थी। मतलब ये कि अंजलि की स्कूटी और कार की टक्कर से लेकर आरोपियों के निकल भागने तक सिर्फ 44 सेकंड लगे, जबकि आरोपी कह रहे हैं कि उन्होंने गाड़ी आगे पीछे कर कार में फंसी अंजलि को निकालने की कोशिश भी की थी। क्या ये सब 44 सेकंड में संभव है? सवाल है कि जिस जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये वीडियो कैप्चर हुआ है, वहां से हादसे वाली जगह की दूरी कितनी है? पुलिस ने इस सवाल का भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। वैसे एक सवाल हादसे के बाद के हालात पर भी है। अगर हादसा 2:04:40 और 2:05:22 के बीच हुआ और पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों का कहना है कि वो हादसे के बाद घबराकर भाग निकले, तो पेच ये है कि आरोपी घर या किसी ठिकाने पर क्यों नहीं पहुंचे? वो सुबह करीब 4 बजे तक दिल्ली की सड़कों पर क्या कर रहे थे? इस मामले में पुलिस से की गई शिकायत और पुलिस के रिएक्शन टाइम से भी बेहद अहम सवाल जुड़ा है। इसके लिए हादसे से जुड़ी ये टाइमलाइन देखिए। चश्मदीद दीपक का दावा है कि उसने देर रात 3:20 पर पुलिस को पूरी घटना बता दी थी, जबकि पुलिस के मुताबिक उसे पहली कॉल 3:24 पर मिली। पुलिस को अंजलि की स्कूटी रात 3:53 पर मिली और वो सुबह 4:11 पर अंजलि की लाश तक पहुंची। सवाल ये है कि हादसे की खबर मिलने के बाद भी बॉडी तक पहुंचने में पुलिस को 51 मिनट का वक्त क्यों लगा? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, ये तय करना मुश्किल है कि अंजलि की मौत हादसे का नतीजा है या साजिश के तहत उसे मौत के घाट उतारा गया। पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो सवाल आपके जहन में आ रहे हैं, जो सवाल हमारे जहन में आ रहे हैं, उन सवालों को जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो सकती है। एबीपी न्यूज की मुहिम के बाद पुलिस पर प्रेशर तो है और इसीलिए होम मिनिस्ट्री ने जिन स्पेशल सीपी शालिनी सिंह को केस क्रैक करने का जिम्मा सौंपा है, वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। क्राइम सीन के रिक्रिएशन के लिए स्पेशल सीपी ने कई स्पॉट्स का जायजा भी लिया। 31 दिसंबर की दरमियानी रात क्या हुआ था, कैसे और किस रूट पर दिल्ली की बेटी अंजलि को बलेनो कार 12 किलोमीटर तक घसीटती रही? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपी शालिनी सिंह टीम के साथ इसी क्राइम सीन का रिक्रिएशन करने 4 अलग अलग स्पॉट्स पर पहुंची। स्पेशल सीपी की टीम के साथ ठीक उसी तरह की बलेनो कार भी थी जैसी कार से वारदात को अंजाम दिया गया। शालिनी सिंह सबसे पहले उस स्पॉट पर पहुंची जहां कार और स्कूटी के बीच टक्कर हुई थी। ये गाड़ी शालिनी सिंह की टीम के साथ चल रही थी। किशन विहार का ये इलाका है जहाँ पर स्कूटी और बेलेनो कार के बीच टक्कर हुई थी। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो बड़ी संख्या में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इस अब से कुछ देर पहले भी जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई थी। कुछ देर तक उन्होंने इस जगह की पूरी तरह से पड़ताल की। कई सारे जो आला अधिकारी ऑफिसर हैं वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के वो यहाँ पर आए हुए थे। शालिनी सिंह टीम के साथ 12:32 पर किशन विहार से कंझावला की तरफ बढ़ी। कंझावला के जुनाती स्पॉट का भी जायजा लिया जहां पर लड़की की बॉडी बरामद हुई। जुनाती गांव में करीब 15 मिनट तक पुलिस कड़ियों को जोड़ती रही। पहले शालिनी सिंह ने जो क्राइम सीन था जहां पर ये जो दुर्घटना हुई, कार और जो स्कूटी थी उसके बीच जो टक्कर हुई, वहां का जायजा लिया और फिलहाल वहां से निकलकर अभी फिलहाल कंझावल के उसी जगह पर पहुंची हुई है। जोनाटी गांव का ये इलाका है जहां पर जो लड़की है उसकी बॉडी जो बरामद हुई थी और अपनी टीम के साथ कई सारे जो आला अधिकारी हैं वो हैं और उनके साथ पूरे जो घटनास्थल है उसका जायजा ले रही हैं।
तफ्तीश आगे बढ़ रही थी। करीब 1:22 पर स्पेशल सीपी शालिनी सिंह कुतुबगढ़ी पहुंची, लेकिन यहां महज 3 मिनट रुकने के बाद गाड़ी दिल्ली की तरफ घुमा ली। दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो आज लगातार पड़ताल कर रही है और वो इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए जो कुतुबगढ़ है वहां पर भी ये टीम जो है वो पहुंची थी और पड़ताल करने के बाद यहां से अब फिलहाल वापस लौट रही है। इसके साथ जो है वो बेलिनो कार है वो भी है। लगातार जो सीन रिक्रिएशन की बात है, क्योंकि लगातार जो बॉडी है वो घसीटते हुए कई किलोमीटर तक आगे चली गई। 5 आरोपियों ने दावा किया था कि वो मूर्थल से दिल्ली लौट रहे थे। ऐसे में दिल्ली पुलिस की टीम स्पेशल सीपी के साथ दिल्ली सोनीपत रोड पर भी केस स्टडी करती दिखी। दिल्ली सोनीपत रोड के एक स्पॉट पर शालिनी सिंह करीब 20 मिनट तक रुककर केस की कड़ियों को जोड़ती रहीं। कंजावला मामले से जुड़े हुए हत्याकांड से जो अपडेट है उसको लगातार दिल्ली पुलिस ने मामले में अपनी तेजी दिखा रही है। जांच के पड़ताल को काफी ज्यादा तेजी से शुरू कर रही है, जिसके चलते जो शालिनी सिंह है स्पेशल सीपी वो यहाँ पर लगातार जो घटनास्थल है वहाँ पर लगातार पहुँच रही है। हर उस जगह पर पहुँच रही है जिस जगह से आरोपी जो है वो गाड़ी लेकर निकले थे और गाड़ी के लगातार जो चक्कर है वो काट रहे थे। तो लगातार जो अपडेट है इस मामले से जुड़े हुए वो स्पेशल सीपी शालिनी सिंह ले रही हैं। कंझावला कांड को लेकर दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में है। ऐसे में 2 जनवरी को गृह मंत्रालय ने स्पेशल सीपी शालिनी सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया था। स्पेशल सीपी शालिनी सिंह पूरे मामले की जांच रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को सौंपेंगी। एक बात तो क्लियर है, दिल्ली की सड़कों पर अंजलि के साथ जो दरिंदगी हुई है उसकी तफ्तीश अभी जारी है और क्लैरिटी यह है कि इसकी एक एक डिटेल आप तक पहुंचाएंगे और सबसे पहले पहुंचाएंगे। और इन सब के बीच आज दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा से भी इसी तरह की एक खबर सामने आई। कार सवार युवकों ने 3 लड़कियों को टक्कर मार दी। इस हादसे ने एक बार फिर कंझावला जैसे मामले की याद दिला दी। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार सेंट्रो कार सवार युवकों ने 3 लड़कियों को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें बिहार की रहने वाली बीटेक फाइनल ईयर की छात्रा के सिर और पैर में गंभीर चोटें आईं। वो कोमा में चली गई। स्वाति अस्पताल में वेंटिलेटर पर है और अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। स्वाति के साथ साथ 2 लड़कियां भी घायल हुई, लेकिन खतरे से बाहर है। स्वाति को ब्रेन हैमरेज हुआ है और दाहिने पैर में 5 फ्रैक्चर्स आए हैं। उसके घर की फाइनेंशियल हालत भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से स्वाति के दोस्तों ने उसके इलाज के लिए एक मुहिम चलाई है, जिससे ज्यादा पैसा इकट्ठा कर स्वाति को बचाया जाए। वो जा रही थी सड़क में, सर्विस लाइन थे डेल्टा के पास। उन लोगों को पीछे से एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दिया। 3 फ्रेंड थे, जिसमें स्वीटी कुमारी जो है वो सीरियस इंजर्ड है, कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती है। उनकी बैकग्राउंड जो है एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है। उनके फैमिली के पास ऐसे पैसे भी नहीं है कि वो सही से वो अपने घर से यहाँ पे आ जाए। उनके लिए हम स्टूडेंट की तरफ से फंड कलेक्ट कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और कार सवार आरोपियों की तलाश जारी है। हालांकि पुलिस अब घायल लड़कियों के पास भी पहुंची है। और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जैन आस्था से जुड़े झारखंड के सम्मेद शिखर जी की बात करेंगे, जिसे टूरिस्ट प्लेस बनाने के खिलाफ अनशन पर बैठे जैन मुनि जो है उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं। इसके फौरन बाद एक और जैन मुनि ने अमरण अनशन की बात कह दी है। ये सब हुआ है झारखंड से करीब 700 किलोमीटर दूर राजस्थान में, जहां जयपुर के सांगानेर में जैन मुनि सुज्ञेय सागर महाराज 25 दिसंबर से आमरण अनशन पर बैठे थे। 72 साल के सुज्ञेय सागर महाराज जैन तीर्थ सम्मेद शिखर को टूरिस्ट प्लेस बनाए जाने का विरोध कर रहे थे, लेकिन आज प्राण त्याग दिए। आज सुबह जयपुर में सांगानेर के संघी जी मंदिर से जैन मुनि सुज्ञेय सागर महाराज की डोल यात्रा निकाली गई। इसमें आचार्य सुनील सागर सहित बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग शामिल हुए। बाद में जयपुर में ही उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। जैन संतों का कहना है कि जैन मुनि सुज्ञेय सागर महाराज ने अच्छे लक्ष्य के लिए बिना किसी क्लेश के प्राण त्यागे। सम्मेद शिखर के मसले को लेकर के उन्होंने जो कदम उठाया, निश्चित भावों का अच्छा फल होगा। निश्चित रूप से सम्मेद शिखर का जो आंदोलन चल रहा है वो सफल होगा। हालांकि सम्मेद शिखर के लिए सुज्ञेय सागर महाराज ने जिस तरह प्राणों की आहुति दी है, उससे जैन समाज काफी आंदोलित है। नतीजा ये है कि अब एक और जैन मुनि समर्थ सागर महाराज ने भी सम्मेद शिखर तीर्थ बचाने के लिए अन्न त्याग का ऐलान कर दिया है। जैन समाज झारखंड में गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ी को सर्वोच्च तीर्थ सम्मत शिखर मानता है। इस पुण्य क्षेत्र में जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थकरों ने मोक्ष प्राप्त किया। 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ को भी निर्वाण यही मिला था, लेकिन झारखंड सरकार ने पारसनाथ पहाड़ी को टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया है। जैन समाज इससे नाराज है और पूरे देश में प्रदर्शन कर रहा है।
और इस बीच झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ जैन समाज के लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। देश के कई अलग अलग शहरों में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। सरकार से फैसला बदलने की मांग करते हुए बड़े आंदोलन के लिए चेताया जा रहा है। ये आक्रोश झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ है। सूरत में जैन समाज के हजारों लोग सड़क पर उतरे। 4 से 5 किलोमीटर तक प्रदर्शनकारियों की लाइन थी। प्रदर्शन में महिलाओं और बच्चों की भी बड़ी तादाद शामिल थी। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी के साथ ही तुरंत फैसला बदलने की मांग की गई। असल में झारखंड सरकार ने गिरिडीह जिले में सम्मेत शिखरजी को पर्यटन स्थल का दर्जा देने का फैसला किया है। जैन समाज इसे धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ मान रहा है। पारसनाथ पहाड़ी दुनिया भर के जैन धर्म मानने वालों के बीच सर्वोच्च तीर्थ सम्मेत शिखर के रूप में प्रसिद्ध है। इस पुण्य क्षेत्र में जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति की। यहाँ पर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने भी निर्वाण प्राप्त किया था। पवित्र पर्वत के शिखर तक श्रद्धालु पैदल या डोली से जाते हैं। 2019 में केंद्र सरकार ने सम्मेत शिखर को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। इसके बाद झारखंड सरकार ने एक संकल्प जारी कर जिला प्रशासन की अनुशंसा पर इसे पर्यटन स्थल घोषित किया। आंदोलनकारियों का कहना है कि टूरिस्ट प्लेस का दर्जा देने से पारसनाथ पहाड़ी की पवित्रता खत्म हो जाएगी। पर्यटन की आड़ में अनैतिक काम होंगे। पर्यटकों के आने की वजह से यहाँ मांस शराब का सेवन भी किया जाएगा। अहिंसक जैन समाज के लिए ये कुठाराघात की तरह है। इसीलिए सरकार से तुरंत फैसला बदलने की मांग की है। ऐसा न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। वैसे एक बड़े आंदोलन की आहट जो है उत्तराखंड से भी आ रही है। हल्द्वानी के रेलवे की जमीन पर एक गफूर बस्ती बनी हुई है और वहां 4000 से ज्यादा परिवारों के बेघर होने का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक हफ्ते में जमीन खाली करने का आदेश दे दिया है और इसीलिए अब फैसले के खिलाफ वहां धरना प्रदर्शन शुरू होने लगा है। हल्द्वानी की गफूर बस्ती में इन दिनों अजीब सा खौफ है। यहाँ रहने वाले 4300 से ज्यादा परिवार अपने घर से बेदखल हो जाएंगे। इसीलिए मुद्दा अब गहराता जा रहा है। शाहीन बाग की तर्ज पर यहाँ महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया गया है। जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सरकार से उन्हें बेघर न करने की मांग कर रहे हैं। शासन का कहना है कि ये जमीन रेलवे की है और इस पर अवैध कब्जा कर गफूर बस्ती को बसाया गया है। रेलवे की ओर से कहा गया है कि हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर कब्जा किया गया है। 27 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा में गफूर बस्ती में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के आदेश जारी किए थे। इसके लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था। साथ ही बस्ती के लोगों से लाइसेंसी हथियार भी जमा करने को कहा गया है। कोर्ट के फैसले के बाद जिस जमीन से कब्जा हटाया जाना है वहाँ करीब 4000 परिवार हैं, जिनमें से ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। लिहाजा सियासत भी होने लगी है। असदुद्दीन ओवैसी मैदान में कूद पड़े हैं। हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वजीर आजम को इन लोगों की मदद करनी चाहिए। इनको वहां से नहीं निकालना चाहिए। जब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 जब आएगा, खत्म होगा तो सबको घर मिलेगा, अरे यहाँ तो अब घर से निकाल रहे हैं लोगों को। यहाँ पर उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार क्यों नहीं मदद कर रही है लोगों को? कोर्ट के फैसले के खिलाफ बस्ती के लोग जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही ज्यादा फोर्स के साथ ध्वस्तीकरण शुरू किया जाएगा। हल्द्वानी की गफूर बस्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसमें हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सुनवाई करेगा। तो मामला अब कोर्ट में है। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या फैसला कोर्ट की तरफ से आता है। अब सियासत के बाद बात सरहद की करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तवांग दौरे पर पहुंचे। LAC से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। तवांग से बीजिंग को क्लियर मैसेज भी दिया। कहा अगर हम पर युद्ध थोपा गया तो हिंदुस्तान हर चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम भी है और तैयार भी। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद पहली बार रक्षा मंत्री तवांग के दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी के ये युद्ध का युग नहीं संकल्प को दोहराया। साथ ही बिना नाम लिए बीजिंग को बताया कि हम युद्ध में विश्वास नहीं रखते, लेकिन अगर हम पर युद्ध थोपा जाता है तो 130 करोड़ हिंदुस्तानी हर चुनौती का मुकाबला करने को तैयार हैं। हम युद्ध में यकीन नहीं रखते, पर अगर हम पर युद्ध थोपा जाता है तो हमने उसका जमकर मुकाबला किया है और आगे करेंगे भी। इस पर भी हमारा पूरा यकीन है।
रक्षा मंत्री ने सियांग में बीआरओ के बनाए पुल का उद्घाटन किया। सियोम नदी पर बना ये पुल क्लास 70 स्टील का है। करीब 100 मीटर लंबे इस पुल पर टैंक और तोप को भी आसानी से बॉर्डर तक पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने बीआरओ के बनाए 21 और पुलों का वर्चुअली उद्घाटन भी किया। बीआरओ यानी हमारी सेनाओं का ब्रो, यानी हमारी सेनाओं का ब्रदर। बीआरओ यानी हमारे देशवासियों का ब्रो, यानी हमारे देशवासियों का ब्रदर। बीआरओ यानी आप सबका ब्रो, यानी आप सबका ब्रदर। पिछले महीने तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प हुई थी, जिसमें चीनियों को तगड़ी मार पड़ी थी। राजनाथ सिंह ने उस वाकये को याद कर जवानों की हौसला अफजाई भी की। चाहे कुछ भी हो जाए, पर हम भारत माता की आन बान शान पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आने देंगे। तवांग में झड़प के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर पहुंचे थे। अब आगे बढ़ेंगे। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर आई है। आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने बयान दिया, उसे लेकर महागठबंधन में दरार पड़ सकती है। जेडीयू ने तो सीधे तौर पर सुधाकर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी से एक्शन लेने की बाकायदा मांग कर दी है। असल में पिछले कई दिनों से बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। कभी हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट को लेकर घेरा तो कभी संपत्ति को लेकर बयान दिया, लेकिन इस दौरान शब्दों की मर्यादा भी लांघ गए। आज भी नीतीश के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा खोल दिया, कह दिया हम इन बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव जी और उनको हमने सीधे संबोधित करते हुए उनसे अपेक्षा की है कि आप देखिए इन चीज़ों को, आपकी पार्टी की ओर से ऐसा हो रहा है और नीतीश जी के बारे में ऐसा हो रहा है, हम लोग इसको तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने ये तक कह दिया कि दरार आने की आशंका के चलते अंतरात्मा को दबा नहीं सकते। देखिए, अब दरार आए कि नहीं आए उसकी चिंता करते हुए ऐसी चीज़ों पर प्रतिक्रिया दी जाए तब तो लगता है कि अपनी अंतरात्मा को दबा लेना। इस पूरे मामले में तेजस्वी ने रिएक्ट किया है, कहा है कि इस तरह के बयान स्वीकार नहीं है। लालू जी और मेरे अलावा कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। तो अगर इस तरह की बात अगर कोई करता है तो इसको हम लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में है और गंभीरता से इस चीज को देख रहे हैं। इस बीच आज सुधाकर सिंह के बयान पर सवाल नीतीश से भी पूछे गए, लेकिन वो ज्यादा कुछ कहे बिना चले गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।